अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 की इख्तिताम पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। आखिरी टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। वर्ड टू वर्ड लर्निंग में आपको करवा रही हूँ और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होमोस्टेसिस की बात करते हैं। होमोस्टेसिस हम पढ़ चुके हैं, क्या है होमोस्टेसिस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी चेंजेस आती रहें, आपका बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, बस वो बैलेंस रहे, बस वो स्टेबल रहे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हमें कोई फिक्र नहीं, उसमें जो मर्जी पानी की कमी हुई है, आपके अंदर पानी जितना होना चाहिए उतना रहे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितना मर्जी गर्मी हुई है, जितना मर्जी टेम्परेचर हाई हुआ है, आपका टेम्परेचर बस 37 डिग्री सेल्सियस तक रहे, ये होमोस्टेसिस है। ठीक है, स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। आप देखें, वो कहते हैं कि सेवरल ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे काम कर रहे होते हैं होमोस्टेसिस के लिए। अकेले कुछ नहीं मुमकिन, इत्तेफाक में बरकत है, वही बात। सेवरल ऑर्गन सिस्टम, आपके बॉडी के कई ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे मिलकर काम करते हैं होमोस्टेसिस के लिए। मिसाल के तौर पर ये देखें, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये अलग ऑर्गन सिस्टम है, ये अलग ऑर्गन सिस्टम है। हम पीछे ऑर्गन सिस्टम पढ़ चुके हैं ना, उन ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। नर्वस सिस्टम ने क्या, नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है और नर्व्स आ जाती हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे लफ्ज़, ये वो सिस्टम होता है जिसने हार्मोन को रिलीज़ करना होता है। वही हार्मोन जो पेनक्रियाज ने रिलीज़ किया था ना, इंसुलिनोग्लूकागोन, वही हार्मोन ये एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम ने इकट्ठे मिलकर काम करना है, रेगुलेट कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है एक्टिविटीज़ को। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आपस में मिलकर करवाना है एक्टिविटीज़ को, सारी इकट्ठी मिलकर काम करें। जिस तरह के हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, वही ना। जिस तरह आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस दौरान आपका हार्ट रेट भी बढ़ा दिया जाता है ताकि ज़्यादा ब्लड पंप हो, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी आपका तेज़ हो जाता है ताकि आप तेज़ी से सांस लेके ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जाओ। मेटाबॉलिज्म भी आपका तेज़ हुआ होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बड़े मॉलिक्यूल मिलके छोटे मॉलिक्यूल बनाए, टूट के छोटे मॉलिक्यूल बनाएं, या छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल बनाएं। तो उस दौरान भी तो एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज है वो टूट रहा है छोटे ATP के अंदर ना, तो वो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। तो ये तीनों नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम करवा रहे हैं। दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही है उनको भी रिस्पॉन्ड किया जा रहा होता है। ठीक है, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इस दौरान आपका काम कर रहा होता है। वो इस बात को यकीनी बनाता है कि बॉडी इनफ ऑक्सीजन, जितनी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई है वो चाहिए वो आती रहे फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसीजर क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ता है और ATP बनाता है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन आगे हम बायोएनर्जेटिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये मकसद होता है कि अगर जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है या रेस्ट में बैठा हुआ है तो उसको जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, वो ऑक्सीजन उसको मिलती रहे। यानी अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने कुछ ऐसे चेंजेस करना शुरू कर देनी है, लाइक आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करा देना है ताकि आप ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जाएं। ठीक है, इट ऑल्सो एक्सपेल एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। इसने बॉडी से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालना है आपकी बॉडी से ना, जो आपके सेल ने वेस्ट प्रोडक्ट बनाई है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी आपकी बॉडी से निकालना है। तीसरा सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमने पढ़ा हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, ब्लड आती हैं। इनका मकसद क्या है? इन्होंने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है और pH लेवल को रेगुलेट करना है। कैसे रेगुलेट करना है? जैसा कि मिसाल के तौर पर आप ना एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक्सरसाइज के दौरान आपका टेम्परेचर बहुत ऊपर चला गया, बहुत गर्म होगी आपकी बॉडी। अब आपकी बॉडी का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे काम करेगा? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स आती है ना, तो ये जो ब्लड वेसल्स आपकी स्किन के ऊपर होती है ना, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स, आपकी बॉडी इन ब्लड वेसल्स को करवा देती है डायलेट। जब ब्लड वेसल पहले ऐसी थी, अब इसको डायलेट करवा दिया जाएगा तो उसके अंदर ज़्यादा ब्लड आएगा, तो ब्लड के अंदर हीट एनर्जी है, तो ज़्यादा हीट एनर्जी आएगी, तो वो हीट एनर्जी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर सर्दी है तो सर्दी के दौरान आपकी हीट एनर्जी को कंजर्व करना ज़रूरी है ताकि आपका बॉडी से हीट एनर्जी का लॉस ना हो, है ना, क्योंकि आपका पहली बॉडी टेम्परेचर कम हुआ है। तो बॉडी ये काम करती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये काम करता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना स्किन के ऊपर, उनको सुकेट देता है, मतलब उनको अगर वो इतनी है तो उनको इससे नैरो करवा दिया जाता है ताकि ब्लड कम आए। जब कम ब्लड आएगा तो कम हीट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी कम निकलेगी, कम बॉडी से लॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये देखें कितना इंटरेस्टिंग काम है। और pH लेवल को मेंटेन करना। pH मैंने आपको बताया क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो pH लेवल का एक खास 7.35 से ना 7.45 होना लाजमी है। अगर pH लेवल ज़्यादा हो जाती है तो इसको कहते हैं अल्कलोसिस हो गई है। ठीक है, तो इस केस में बॉडी क्या करती है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अल्कलोसिस को मैनेज करने के लिए ना किडनी आपकी अपना रोल प्ले कर रही होती है। इसी तरीके से जब आपका pH लेवल कम हो जाता है ना, जिसको एसिडोसिस कहते हैं, तो इसमें बॉडी आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ करा देती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सांस लो और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो बॉडी से बाहर निकले। ये भी आपको समझ नहीं आएगी, हाई लेवल की बातें आगे जाके समझ आ जाएगी। ठीक है, सही है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के दो काम है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, वो मैंने आपको ब्लड वेसल वाला बताया, और pH लेवल को मेंटेन करना। सही है। इट ऑल्सो इंश्योर, ये इस बात को भी यकीनी बनाता है कि ऑल सेल्स रिसीव द नेसेसरी सब्सटेंसेस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, कि सारे सब्सटेंसेस को, सारे बॉडी के सेल्स हैं उनको जितनी सब्सटेंसेस चाहिए, जितना ग्लूकोज चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए, वो मिलता रहे फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ताकि वो सेल अपना अच्छे से काम कर पाएँ, क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं तो ब्लड देना है ना सेल्स को। अच्छा, फिर चौथा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या काम करना है?
डाइजेशन करवानी है ना, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स, इसने पहले डाइजेशन करवानी है, वो जो आपने खाना खाया उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को पकड़ के ब्लड में डाल देना है और ब्लड से इस बात को यकीनी बनाना है कि वो न्यूट्रिएंट्स आपके सेल तक भी चले जाएं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कराना न्यूट्रिएंट्स की टू द सेल्स फॉर इन, ताकि सेल्स को प्रॉपर एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर, सेल को एनर्जी मिलती रहे, सेल अपनी ग्रोथ करते रहे और अपने आप को अगर उन्होंने रिपेयर करना है तो उस ब्लड को लेकर रिपेयर भी कर लें अपने आप को, ठीक है। इसी तरीके से मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम का क्या काम होता है, मस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम जिसमें मसल्स होते हैं, स्केलेटल सिस्टम जिसमें बोन्स होती हैं, इन्होंने आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना है, आपके स्पोर्ट आपको प्रोवाइड करनी है, आपको मूवमेंट प्रोवाइड करनी है, वही बताया हुआ है। यूरिनरी सिस्टम में आपकी किडनीज आ जाती हैं, जिन्होंने क्या करना है, यूरिन बनाना होता है। यूरिन का क्या बनाने का क्या मकसद होता है, जो आपके बॉडी के वेस्ट मटीरियल है ना सारे के सारे, वो पानी में डाल दिए जाएँ तो वो यूरिन हो गया। तो इन्होंने यूरिनरी सिस्टम का मकसद क्या है, वेस्ट मटीरियल आपके बॉडी से एलिमिनेट किए जाए, खारिज किए जाएँ। इसके अलावा इस सिस्टम का क्या काम है, वाटर को कंट्रोल किया जाए और साल्ट बैलेंस द बॉडी के अंदर एक खास मिकदार में आपका साल्ट होना चाहिए और ख़ास मिकदार में आपकी बॉडी के वाटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर साल्ट ज़्यादा हो जाता है ना तो आपका बीपी हाई हो जाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इस तरीके से यूरिनरी सिस्टम ने क्या काम करना है, आपका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करना है। अगर आपने ज़्यादा पानी पी लिया है, मान लो 3-4 ग्लास पानी के पी लिए, तो आपको यूरिन भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जितना पानी है उतना ही पानी रहना है, ज़्यादा पानी नहीं रहेगा अगर आपने ज़्यादा पी लिया तो। इस तरीके से ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन करना, आपका पीएच लेवल मेंटेन करना यूरिन सिस्टम का किरदार है। इंटीगुमेंट्री सिस्टम में आपकी स्किन आ जाती है, ठीक है। स्किन क्या करती है, आपका स्किन जो है क्या है, बैरियर है ना, आपका रिकवर्ट है टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर, ताकि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स हैं, सूरज की रोशनी हो गई, ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाए, हिफाजत की जाए बॉडी की। इसके अलावा स्किन नहीं तो आपका टेम्परेचर भी तो रेगुलेट करना है ना, थ्रू स्वेटिंग के ज़रिए से। स्किन पे तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। जब आपका बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ था, याद है, ब्रेन के अंदर जो ब्लड क्या था यार, एक टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर था, उसने क्या किया था, स्वेट ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट किया था, सिग्नल भेजे थे कि जो स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो और स्वेट प्रोड्यूस करे ना। तो उस जब पसीना प्रोड्यूस हुआ था तो कूलिंग इफेक्ट आया था, जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला गया था। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी इंटीगुमेंट्री सिस्टम का किरदार है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से चैप्टर की समझ आ गई होगी। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही, कोई पॉइंट मिस हो गया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने हमारे जो ये चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है इसको दबा दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें जो आगे हम बनाएंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी बायोलॉजी कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।